नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे नहीं। अभी हमने आप लोगों को अधिगम के बारे में बताया, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया, ठीक है। और उसके बाद में हमने बताया कि अधिगम होता कैसे कैसे है, उसकी प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो अधिगम के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। विशेषताओं की चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं आपसे, विशेषताओं से कुछ खास क्वेश्चंस आते ही नहीं है, खास की तो बातें छोड़ दो, ठीक है। अधिगम के नियम की बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जो अधिगम है, अधिगम के बारे में सबसे ज़्यादा काम करने वाले एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है, यानी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक यानी E.L. थॉर्नडाइक हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं कि अधिगम के जनक जो हैं ये ही माने जाते हैं, ठीक है। E.L. थॉर्नडाइक, ठीक। जो ये थॉर्नडाइक महोदय हैं, ठीक है, यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने पशुओं के व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया पर बहुत ज़्यादा प्रयोग किए हैं और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इनके सारे प्रयोग हुए हैं। अपना समझ लो कि पूरा जीवन इन्होंने वहीं पे बिता दिया था। तो इन्होंने क्या किया है, 3 मुख्य नियम दिए हैं। सबसे पहले कहा तत्परता का नियम, ठीक। तो अब जान लीजिए, सीखने के लिए जब तक आदमी तैयार नहीं होगा, ठीक है, आप किसी को सिखा नहीं सकते। हमारी इच्छा नहीं है सीखने की तो आप क्या, कोई भी नहीं सिखा सकता, ठीक। तो इसलिए सीखने के लिए बालक का तत्पर होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। जब तक हम उसमें तत्परता नहीं लाएंगे, जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक हम सीख नहीं सकते हैं। और जैसे ही तैयार हो जाएंगे, जैसे ही तत्पर हो जाएंगे, तो हमें सीखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो हमारे अंदर समाहित हो जाएगा, यानी हम सीख लेंगे। अब कोई भी चीज़ आप ले लो, ठीक, जैसे कि आपकी इच्छा जागृत होती है किसी भी चीज़ के लिए। आपने मिठाई देखी, ठीक है, मिठाई देखी, आपको मन हुआ कि ये नए तरीके की मिठाई है, हमारे सामने है, कैसे क्या करना है इसके बारे में सोचेंगे हम, ठीक है। अब जब वो मिठाई आपके पास में आई और आपने उसको खाया, ठीक है, तो आपको एक सीख मिली कि ये मीठी है, खट्टी है, कैसे है, क्या बनी हुई है, कैसे है, खोए की बनी है, दूध की बनी है, या किसी और चीज़ की बनी हुई है। तो सीखा ना आपने कुछ उससे कि बनी किस चीज़ से है, खाया आपने, उसका टेस्ट क्या है। तो बस ये तत्परता जो होती है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं, बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चा जो है इंटरमीडिएट में होता है, यानी 12th पास करने की कंडीशन में होता है या पास आउट हो चुका होता है, उसके बाद में वो PMT की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, या अदर और तमाम सारी तैयारी कर रहा है। और जैसे ही उसका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे कि किसी बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो गया या किसी बच्चे का मेडिकल में सिलेक्शन हो गया, जब मेडिकल में सिलेक्शन हो जाता है तो वो बहुत आतुर होता जाता है इन सब चीज़ों के लिए कि मुझे जो है एम्स मिला हुआ है, या किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी लखनऊ मिली हुई है, ठीक है, या GSVM कानपुर मिला हुआ है, या IIT बॉम्बे मिला है, या IIT खड़गपुर मिला है, कौन सा ऐसा कॉलेज है, या फिर उसको जो है NIT पटना मिला है या NIT देहरादून मिला, कौन सा ऐसा कॉलेज है। तो उसके अंदर एक तत्परता हो जाती है कि मुझे मैकेनिकल ब्रांच मिली है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच मिली है, मुझे EC मिली है, ठीक है, मुझे IT मिला है। अब बहुत मतलब एक्साइटेड हो जाता है उस चीज़ के लिए, तैयार हो जाता है कि नहीं मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मैं जाके वहाँ इंजीनियरिंग में पढ़ाई करूँगा। तो ये चीज़ होती है और वो बच्चा आगे जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाता है, अच्छा बच्चा हो जाता है, स्टूडेंट हो जाता है। यानी सीखने की जो तत्परता है उसकी उस समय से, उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी जिज्ञासा जो थी बहुत ज़्यादा थी और वो सीखने के लिए ही उस कॉलेज में पहुँचा है, उसने मेहनत की है, उसको वो कॉलेज उसको अलॉट हुआ है। तो बस यही चीज़ आप समझ लीजिए, बचपन में जैसे बच्चे के अंदर सीखने की तत्परता होती है। जैसे आप देखते हैं कि बच्चे, अगर जो माता पिता पढ़ने वाले हैं या घर में कोई भी पढ़ने वाला है, तो बच्चे के अंदर एक तत्परता रहती है किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब क्या है ये, तो वो किताब लेने की कोशिश करेगा, आपसे पेन पकड़ने की कोशिश करेगा। जब आप खाना खाते हैं तो बच्चे के अंदर एक जिज्ञासा ये भी होती है कि वो आपकी थाली में क्या रखा हुआ है, ठीक है, उसे खाने की कोशिश। क्यों? क्योंकि वो उसे नहीं पा रहा होता है, जो आप दे रहे हैं उससे इतर वो चीज़ आप खा रहे हैं। तो बस यही चीज़ होती है, खाने से लेके, सोने से लेके, पहनने तक तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में बच्चे की तत्परता रहती है और वो सीखने की कोशिश करता है। तो E.L. थॉर्नडाइक ने महोदय ने बताया कि तत्परता का नियम, यदि बच्चा तैयार नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसे कतई नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए उसका प्रयत्नशील होना बहुत ही आवश्यक है और उसका तत्पर होना यानी तैयार होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। और अगर बच्चा तैयार है, तत्पर है, ठीक है, तो वो अतिशीघ्र कुशल हो जाएगा, ठीक, बहुत जल्दी सीख जाएगा।
यही कारण हो सकते हैं। और अगर तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है, तो सीख ही नहीं पाएगा। वो कुशलता की तो बात ही छोड़ दो, वो उसका एक पॉइंट भी नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए तत्परता का नियम इन्होंने बताया कि यानी बच्चे को तत्पर होना चाहिए, बच्चे को तैयार होना चाहिए। दूसरा है अभ्यास का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस लिखा हुआ है और दूसरा लिखा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब होता है कि बार बार किसी भी चीज को करना। इंग्लिश में एक कहावत कही जाती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास जो है वो कुशल बनाता है। हिंदी में जैसा आपने दोहों में पढ़ा है, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान, ठीक है। उनका कहने का मतलब है कि अभ्यास करने से जड़ जो होती है, जड़मति यानी जो जड़ बुद्धि होती है वो सुजान हो जाती है, कुशल हो जाती है, अच्छा सीख लेती है। किस प्रकार? जिस प्रकार रस्सी जो है सिल यानी पत्थर पर बार बार आती है कुएं से पानी निकालने समय और पर निशान पड़ जाता है, किस पर? पत्थर पर निशान पड़ जाता है। उसी तरीके से यानी अभ्यास करने से, यानी आप बार बार अगर जो किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अति शीघ्रता से आपको याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी, आप उसे सीख जाएंगे। बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये है, इसी अभ्यास के नियम में हम आपको बता रहे हैं कि जब तक आप सीखी हुई चीजों का अभ्यास नहीं करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेंगी। इसीलिए हम जितने भी शिक्षक लोग हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, आपसे एक ही गुजारिश करते हैं कि बेटा क्लास में आप जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ उसका जो है अभ्यास जरूर करना, घर में जाकर उसको रिपीट जरूर करना, ठीक है। तो बस ये इसीलिए कहा जाता है आपसे कि आप उस चीज को जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे चीजें आपको याद आ जाएंगी और याद रहेंगी हमेशा। और अभ्यास करना बंद कर देंगे तो फिर याद नहीं रहेंगी, ठीक है। तीसरा इनका नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने कहा, क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जब तक हमें उसके परिणाम की जो है प्रतीक्षा नहीं होगी, ठीक है, वो हितकर हो या अहितकर हो, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा उसमें। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसका आपको परिणाम, उसकी चिंता आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे आपको परिणाम की चिंता होगी वैसे वैसे आप सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए किसी भी चीज का प्रभाव इसीलिए कहा गया है, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट्स। आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई भी नकारात्मक काम करने जा रहे हैं, घर से आप निकले स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, किसी छात्र ने कहा कि बहुत अच्छी मूवी लगी है, सूर्यवंशी आने वाली है, 3 के 3 हीरो हैं आपके, कौन से? अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, तीनों आपको देखने, आप जो है आपके आइडियल हैं, फेवरेट हैं, ठीक है, और आप बिना बताए घर से निकल गए। अब प्रभाव इसका पड़ रहा है, ठीक है। परिणाम अगर घर में पता चला तो परिणाम अहितकर भी हो सकते हैं, ठीक है। अहितकर क्या होंगे ये आप समझ सकते हैं, क्या अहितकर हो सकते हैं। तो सेम वैसी ही चीजें आप अगर जो सीखने गए हैं, ठीक है, उसका परिणाम हितकर है तो बहुत अच्छी चीज है, आप सीख रहे हैं। और हितकर मतलब आप पास हो रहे हैं, उसमें अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं, जिससे आपको संतोष मिलेगा, सुख मिलेगा। जो भी हम कार्य करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सीखने में कष्ट तो होता ही है। देखो, कष्ट इन द सेंस, जब आप किसी भी काम को करने जाएंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगे, कष्ट इन द सेंस यही होता है। तो उसको आप करेंगे और करने के बाद जब उसका परिणाम आपके सामने आएगा, सुखद होगा, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी चीज को आप सीखने जा रहे हो, उसका कष्ट हो रहा है आपको, आप सीख नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है, तो आप उसको दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक। तो सेम इसी चीज लिए थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने कहा कि जिस कार्य से हमको संतोष मिलता है, ठीक है, संतोष होता है, उसमें उद्दीपन क्रिया, मतलब उसमें आपकी इच्छा और जागृत हो जाती है, आप उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उसको संतोष मिल रहा है। आप कोई भी चीज याद करते हैं, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, और अगर जो आते आते आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ देंगे, दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो आपको समझ में आ गया, आने लगेंगे, तो आप दोहराएंगे। क्यों? क्योंकि सुखद प्राप्ति हो रही है आपको, उसका जो परिणाम है वो सुखद परिणाम है, इसलिए आप उसे सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में आ जाते हैं सीखने के गौड़ नियम। गौड़ का मतलब क्या होता है, समझ में आया? गौड़ का मतलब होता है सहायक, या ये कह लो कि सेकेंडरी। देखो, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग लिखा हुआ है। गौड़ का मतलब सहायक, या तो सहायक कह लो या सेकेंडरी कह लो, यानी दूसरे नियम। दूसरे नियम उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अंग्रेजी से इसका अनुवाद कर दिया गया। हिंदी में गौड़ मतलब आप समझ लीजिए कि वो सहायक है, यानी इन नियमों के जो सहायक नियम है,
ठीक है, कौन से हैं? ये 5 हैं। मुख्य नियम कौन से थे? 3 थे। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को परिणाम का नियम भी कहा जाता है और संतोष का नियम भी कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा ना कि ये प्रभाव यानी परिणाम जब आपको प्राप्त होगा तो आपको सुखद अनुभूति होगी, सकारात्मक परिणाम मिला है तो सुखद अनुभूति होगी, और नकारात्मक परिणाम मिलेगा तो दुखद अनुभूति होगी। और जब नकारात्मक मिलेगा तो आप दोबारा उसको करेंगे नहीं, दोहराएंगे ही नहीं, और अगर सकारात्मक परिणाम मिलेगा तो आप उसको दोहरा लेंगे। ठीक है, तो इसे प्रभाव का नियम भी कहते हैं, इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। यानी संतोष प्राप्ति हुई, आपको सुख मिला आपको, है ना, तो बस वही चीज़ है। अब गौड़ नियम पे आ जाते हैं। मनोवृत्ति, सबसे पहला लिखा हुआ है मनोवृत्ति। ठीक है, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, ये पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे एन है ये। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी ज़्यादा अच्छे लिखने के चक्कर में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, समझे ना। ठीक है, मनोवृत्ति का क्या मतलब होता है? मनोवृत्ति का मतलब होता है कि आप जो चीज़ आपको नकारात्मक लगती है वो चीज़ आपको सकारात्मक लगती है। मनोवृत्ति का मतलब आप इस चीज़ को समझिए। मनोवृत्ति, जैसे आपको कोई चीज़ सीख रहे हैं और आपको कोई चीज़ नकारात्मक लगी, आप सीखने का मन नहीं बनाते हैं, तो वो जो है अभिवृत्ति या मनोवृत्ति हो जाएगी। मन से ही तो आप सब कुछ कर रहे हैं। जैसे किसी भी चीज़ को आप नापसंद करते हैं या पसंद करते हैं तो वो मनोवृत्ति हो गई आपकी, वही अभिवृत्ति हो गई है। ठीक है, तो उसी के अनुपात में उसको सीखते हैं। अगर पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है, अतिशीघ्रता से सीखेगा। और प्रतिकूल मनोवृत्ति है, अगर नापसंद कर रहे हैं उसको तो उसे सीखने में बाधाएं आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभिवृत्ति का मतलब मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब होता है पसंद या नापसंद करना। कोई भी चीज़ आपको पसंद करते हैं तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, ये मनोवृत्ति का नियम है। और कोई भी चीज़ आप नापसंद कर रहे हैं, जिसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको सीखने में बाधाएं आएंगी, देर से सीखेंगे या सीखेंगे ही नहीं, या दोहराने का प्रयास ही नहीं करेंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे नियम E.L. थॉर्नडाइक ने दिए हैं। कहाँ के थे ये? USA के थे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जो है इन्होंने सारे शोध किए अपने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया में इन्होंने शोध किया। इसके बाद दूसरा है बहु अनुक्रिया का नाम। बहु अनुक्रिया का मतलब ये होता है जब हम कोई कार्य करना सीखते हैं, ठीक है, तब उसके प्रति विभिन्न अनुक्रियाएं करते हैं। ठीक, जैसे आपने लिखना सीखा तो सबसे पहले क्या लिया? कॉपी ली होगी। ठीक है, फिर उस कॉपी में दिया देखा होगा कि पन्ने खाली हैं कि नहीं है, फिर कलम का एक बंदोबस्त किया होगा। अब कलम का एक बंदोबस्त किया तो लिखना क्या है उसका भी एक बंदोबस्त किया होगा। ये अनुक्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक हो रही हैं, ठीक है, और सहायक हो रही हैं तो वो हमको सिखा रही हैं। और अगर वो अनुक्रियाएं नहीं हो रही हैं या लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होंगी, मतलब हो ही नहीं रही हैं अनुक्रियाएं, आपने कॉपी ले ली, लिखना क्या है पता ही नहीं, जब पता ही नहीं तो छोड़ देंगे, उसको भूल जाएंगे, वो कार्य ही नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी बहु अनुक्रिया के नियम के अंतर्गत आती हैं। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब क्या होता है? आंशिक का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, जैसे आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आप उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें और उसको मतलब जो है सीक्वेंसली यानी क्रमशः उसको आप अगर जो कर रहे हैं तो वो काम आपसे आसानी से हो जाएगा और उस काम को करने में आपको रुचि भी होगी, मन भी आपका लगेगा। तो बस यही समझ लो कि आंशिक क्रिया का नियम यही है। कोई भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके छोटे छोटे भागों में एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि हमको जो है क्या पढ़ना है, आपने सोचा कि आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है, और हिंदी का आप पूरी हिंदी उठा लाए, आपको पता ही नहीं कि हिंदी के इतिहास से शुरू करना है, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े, कुछ पता ही नहीं आ रहा है, तो आप उसका एक प्रोजेक्ट बना लें। ठीक है, छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित कर लें कि पहले वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में वर्णमाला में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में ये पढ़ा जाएगा संयुक्त अक्षर कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, संयुक्त स्वर कौन से हैं, फिर उसके बाद में आप उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको वो चीज़ें और आसान लगेंगी। आसान इसलिए लगेंगी क्योंकि आपने उसका क्या किया, उसको विभाजित कर लिया, छोटी छोटी चीज़ों में विभाजित कर लिया और छोटा छोटा भाग आप सीख रहे हैं। जब छोटा छोटा भाग आप सीखने लगेंगे तो आपको सीखने में भी मददगार होगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, और उसका समाधान निकल आएगा। जब समाधान निकल आएगा तो पूरी की पूरी समस्या क्या थी, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो वो शीघ्रता से और सुगमता से उसे जो है समझ लेंगे और आसानी से आप हल कर ले जाएंगे उसको, है। तो वही है आंशिक क्रिया का नियम। इसके बाद में आता है आपका अनुरूपता का नियम, लॉ ऑफ एनालॉजी। अनुरूपता ये बात कहता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या नहीं आती है तब तक वह जो है प्रयत्न नहीं करता है। ठीक, जैसे आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही थी, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, आज पढ़ाई करते करते एक दिन मास्टर साहब ने कह दिया, सर ने आपसे कि कल जो है टेस्ट लेंगे।
अब भैया समस्या उत्पन्न हो गई आपके सामने, जब समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका आपने हल ढूंढा। ठीक है, हल वो चिट फट वाला नहीं कि आपने चिट बना ली, पुर्जी बना ली, पर्ची बनाई, लेके चल दिए, वो वाला नहीं। हाल आपने क्या ढूंढा? हाल आपने ढूंढा कि जब मास्टर साहब ने जितना पढ़ाया, सर ने जितना पढ़ाया, उसका रिवीजन किया जाए, उसको पढ़ने की कोशिश की जाए, सीखने का प्रयास किया जाए, कुछ तो नंबर आएंगे ना। ठीक है, तो बस वही चीज है, जब समस्या सामने आई उस समस्या के अनुरूप आपने जो कार्य किया, और कार्य क्या किया? कार्य आपने ये किया कि उसका रिवीजन किया, उसकी पुनरावृत्ति की। जब उसकी पुनरावृत्ति की, उसका अभ्यास किया, तो आप कुछ सीखे। जब आप कुछ सीखे तो वो किसके अनुरूप सीखे? समस्या के अनुरूप सीखे। तो यही भैया आपका अनुरूपता का नियम है। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? उसके बाद में आता है संबंध परिवर्तन का नियम। संबंध परिवर्तन का नियम का मतलब होता है साहचर्य का नियम। ठीक है, साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ। अब भैया साथ साथ इस अनुक्रिया के अंतर्गत जो है नए उद्दीपन का विकास। नए उद्दीपन का विकास का मतलब होता है कि किसी मतलब कृषि क्रिया का स्वरूप वही रहता है और परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, कोई भी काम आपने किया और काम करने के साथ साथ आप गए, आपने देखा कि वो कार्य जो है स्टार्ट किया आपने, कार्य वही है लेकिन परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे हो गया? अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि हमने आपको प्रयास किया कि हम आपको सीडीपी पढ़ाएंगे। ठीक है, हम जाते किताब उठा लाते और किताब में जो लिखा हुआ वही आपको सीधा बताते हुए चले जाते। ठीक है, आप समझिएगा, हमने आपको अधिगम के नियम पढ़ाने शुरू किए सीडीपी से, जो किताब में लिखा है वही छाप दिया हमने। ठीक, बता देते ये तत्परता का नियम होता है, ये अभ्यास का नियम होता है, ये प्रभाव का नियम होता है, इसके गौड़ नियम सेकेंडरी है, मनोवृत्ति है, बहुन क्रिया है, आंशिक क्रिया का नियम है, इधर अनुरूपता का है, इधर संबंधित परिवर्तन का नियम है। ठीक, अब आप कहें हाँ ठीक है गुरुजी बढ़िया हो गया, अब आप पढ़ा दिया आपको। लेकिन हमने एक दूसरा प्रयास किया। दूसरा प्रयास ये किया कि अनुरूपता, तत्परता, प्रभाव ये सब होते क्या हैं भैया, इनके बारे में चर्चा की और उदाहरण के साथ आपको समझाया। यानी पढ़ाया हमने यही सब कुछ है, लेकिन रास्ता बदल दिया है। जब रास्ता बदल दिया है और तो आपका संबंध किससे हुआ? अधिगम के नियम से। टॉपिक आपका अधिगम का नियम था, संबंध किससे था? संबंध इन सब चीजों से था कि वो क्रियाएं होती कैसे हैं। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, यानी तत्परता का नियम अगर जो हम बता रहे हैं तो तत्परता की क्रिया होती कैसे है, यानी अभ्यास कैसे करवाया जाता है, किस अभ्यास की बात हो रही है, किस प्रभाव की बात हो रही है। तो इन्हीं सब चीजों को बताना ही संबंधित परिवर्तन का नियम। यानी संबंध के साथ साथ जो भी आपका टॉपिक है, रिलेवेंट टॉपिक जो चल रहा है, उस टॉपिक को लेके चलना ही जो है संबंधित परिवर्तन का नियम कहलाता। परिवर्तन हुआ ना आपके अंदर, आप किताब से पढ़ रहे थे, हमने आपको समझा दिया, ये परिवर्तन हुआ ना, बस यही चीज है आपके संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, इसके बाद हम अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। अधिगम के सिद्धांत आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है, और नहीं पढ़ के आए हैं तो हम आपको बताएंगे। जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम जो अभी आपको हम पढ़ाए हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, उन प्रयोगों के बारे में बताएंगे, जैसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इसी तरह और भी पियाजे का सिद्धांत है। इन सब सिद्धांतों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। और तब तक आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जो स्नेह, प्यार, दुलार आप दिखा रहे हैं, इसको बराबर बरकरार रखिएगा, और जो भी कमियां हैं उनको आप कमेंट में जरूर प्रेषित करिएगा। हम आपके कमेंट का बहुत सम्मान करते हैं और सम्मान के साथ साथ उस कमेंट पर काम भी किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।